हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल वीडियो ये स्पीडी का वीडियो नंबर 5 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले मैं 4 वीडियो करा चुका हूँ, लगभग पेज नंबर 12 तक। उसके बाद ये 5वां वीडियो है। मैं आप लोगों से वादा किया हूँ कि पूरा स्पीडी कंप्लीट कराऊंगा और वो मैं करके रहूंगा। आप लोगों का ऐसा ही प्यार मिलता रहा तो ठीक है दोस्तों। और कंपटीशन का तैयारी करने वाला ऐसा कोई भी स्टूडेंट न हो जो अपने जीवन लाइफ में, यानी कि अपने कंपटीशन के दौरान एक बार स्पीडी और एक बार लूसेंट का वो मतलब कि रिवीजन या पढ़ाई न किया हो। दोस्तों, हर किसी के कंपटीशन और एग्ज़ाम के क्षेत्र में ये अपना एक अहम रोल रखता है। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा दोस्तों, वीडियो को हाइप कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके वीडियो। ठीक है, आइए आज का हम लोग देखते हैं भारत में परिवहन यानी कि यातायात। ठीक है, 40 से 45 मिनट का, लगभग 50-55 मिनट का ये वीडियो होगा। आप लोग बने रहिएगा। और बहुत लोग क्या करते हैं कि पूरा स्पीडी का एक ही वीडियो में पढ़ा देते हैं, जैसे कि 14-15 घंटा। दोस्तों, वैसा मैं नहीं करूँगा क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं। ठीक है, और 14-15 घंटा में ऐसा कोई रामबाण तो है नहीं कि एक ही वीडियो में पढ़ा दिया जाए और बच्चे को याद हो जाए। ठीक है, तो पहला कह रहा है सीमा सड़क संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना, गला थोड़ा सा फंसा हुआ है, आप लोग मैनेज करिएगा, लेकिन फिर भी पहले से ठीक है, पहले वाले वीडियो से। कह रहे कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1960 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारतीय सड़क का विश्व में स्थान क्या है, तो ये दूसरा है। ठीक है, दूसरा है। और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो ये NH 44 है। ठीक है, NH 44, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी, ये 3745 किलोमीटर 11 राज्यों को जोड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH 27। ठीक है, जो पोरबंदर से सिलचर, ये 7 राज्यों से गुजरता है। ठीक है, जोड़ता है। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है या कहलाता है, तो झांसी को। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों का दोस्तों चौराहा पूछ रहा है। ठीक है, अगला कह रहा है कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH 548 एवं NH 118, ये 5 किलोमीटर महाराष्ट्र एवं झारखंड में है। 5 किलोमीटर का है ये। ठीक है, महाराष्ट्र में और झारखंड में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि जवाहर सुरंग, इसका पुराना NH1A पर स्थित है। जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो पुराना NH1A पर स्थित है। ठीक है, अगला कह रहा है कि पुराना NH1 और NH2 को ग्रैंड ट्रैंक रोड कोलकाता से अमृतसर कहा जाता है, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ग्रैंड ट्रैंक रोड को। ठीक है, अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण एवं देखरेख केंद्र सरकार करती है। राष्ट्रीय राजमार्गों का, ठीक है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। जो भी योजना होता है या उसका देखरेख या रख रखाव, उस पर जो टोल टैक्स लगता है वो भी। अगला कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। दोस्तों, ये स्वर्णिम चतुर्भुज आप लोगों को याद दिला दें कि जब हम लोग SSC GD का एग्ज़ाम दे रहे थे 2022 वाला, उसमें ये आया हुआ था स्वर्णिम चतुर्भुज। उस समय मैं इस क्वेश्चन को गलत कर दिया था। ठीक है, ये दोस्तों 5846 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये 4 महानगरों को जोड़ता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ता है। ठीक है, जिसकी आधारशिला 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी और कारगिल का युद्ध भी हुआ था 1999 में, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना, ये राजमार्गों के विकास से संबंधित है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो योजना। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत माला परियोजना राजमार्ग से संबंधित है, राजमार्ग से।
अगला कह रहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर तक है। पूछ सकता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसको किसको जोड़ता है, तो लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि 10 नवंबर को परिवहन दिवस मनाया जाता है, होता है यानी कि मनाया जाता है 10 नवंबर को परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला कह रहा है कि सड़कों की सर्वाधिक लंबाई ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, सर्वाधिक लंबाई, और सड़कों की न्यूनतम लंबाई ये सिक्किम में है। ठीक है, और सड़कों की सर्वाधिक घनत्व, दोस्तों घनत्व और लंबाई में अंतर होता है, ये केरल में है। ठीक है, सर्वाधिक घनत्व केरल में है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में प्रयागराज से नैनी के बीच में हुई थी। ये वायु परिवहन यानी कि हवाई जहाज, ठीक है, प्रयागराज से नैनी इन 1911 में। ठीक है, और ये 1853 में रेल चली थी जो मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक है, यहाँ पे वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1953 में हुआ। एयर इंडिया की स्थापना 1953 में हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। 1 अप्रैल 1995 को। अगला कह रहा है कि कोच्चि नेंदुबसरी, ये जगह है कोच्चिन में, का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में 13 बड़े व 200 छोटे बंदरगाह हैं। ठीक है, बंदरगाह ऐसा नहीं कि वहाँ पे बंदर होते हैं दोस्तों, जो समुद्री मार्ग से यातायात होते हैं और जहाँ समुद्री जहाज रुकती है, जैसे बस अड्डा में बस रुकती है और एयरपोर्ट पे हवाई जहाज रुकती है, उसी तरह बंदरगाह पे पानी वाली जहाज रुकती है। ठीक है, तो 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं। ठीक है, कन्फ्यूज दूर हो गया होगा, क्योंकि नए नए जो बच्चे आते हैं एकदम से ताज़ा तरीन उस होते हैं बंदरगाह यानी कि बंदरों का गाह समूह, ऐसा तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगला कह रहा है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो ये मुंबई है। और देश का सबसे छोटा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, जो अंडमान निकोबार में है। अगला कह रहा है कि सबसे गहरा बंदरगाह, तो ये विशाखापत्तनम में है। ठीक है, विशाखापत्तनम का ही ये सबसे गहरा बंदरगाह है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मुंबई स्थित नहवा सेवा, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, अब इसको इस नाम से जाना जाता है, देश का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। नन्हवा सेवा को अब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला कह रहा है कि दीनदयाल बंदरगाह, ये पूर्व नाम कांडला बंदरगाह है। समझ सकते हैं कि कांडला बंदरगाह कहे तब पर भी और दीनदयाल बंदरगाह कहे तब पर भी दोनों एक ही है, बस ये नया है और ये पुराना है। ठीक है, गुजरात स्थित ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, ये ज्वारीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। ठीक है, चेन्नई है। और पहला रसायन बंदरगाह दहेज गुजरात में है। अगला कह रहा है कि बड़ा पृष्ठ प्रदेश, ठीक है, वाला बंदरगाह कौन सा है, तो कोलकाता। और सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निगमीकृत बंदरगाह कामराज, इसका पुराना नाम एन्नौर चेन्नई में है। ठीक है, एन्नौर चेन्नई में कामराज। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है कि BO चिदम्बरनार, ठीक है, चिदम्बरनार, इसका पुराना नाम तूतीकोरिन है। ठीक है, सब बंदरगाह का नाम भी चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है, ये मत्स्य बंदरगाह है। ठीक है, मछली पकड़ने के लिए सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला कह रहा है कि मोर्मुगुआ, ठीक है, मोर्मुगांव, ठीक है, मोर्मुगांव बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। पूछ सकता है कि मोर्मुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो ये गोवा में है। ठीक है, अगला कह रहा है कि पारादीप बंदरगाह, ये उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा राज्य में। अगला कह रहा है कि अलेप्पी बंदरगाह, ये केरल में स्थित है। ठीक है, तो बंदरगाह अभी समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं भारतीय प्रतिरक्षा। ठीक है, कह रहा है कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना का मुख्यालय ये नई दिल्ली में स्थित है और इसका
सर्वोच्च कौन होता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, तीनों सेनाओं का। अगला कह रहा है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री ये बलदेव सिंह थे। ठीक है, रक्षा मंत्री। अगला देखते हैं, कह रहा है कि थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? तो दक्षिण का ये पुणे है, और मध्य का लखनऊ, और पूर्वी का कोलकाता, उत्तर का उधमपुर, पश्चिमी का चंडीगढ़, और दक्षिण पश्चिम का जयपुर, तथा प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय ये शिमला है। जैसे दोस्तों कि रेलवे 7 जोनों में बांटा 17 या 18 जोनों में बांटा गया है, उसी तरह से ये थल सेना भी कमानों में बांटा गया है। ठीक है, अलग अलग इनका कमान है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ थल सेनापति KM करियप्पा थे। ठीक है, अगला कह रहा है कि प्रथम फील्ड मार्शल ये जनरल मानिक शॉ थे। ठीक है, जनरल मानिक शॉ। अगला कह रहा है कि भारत की थल सेना विश्व की चौथी, वायु सेना विश्व की 5वीं तथा नौसेना विश्व की 7वीं बड़ी सेना है। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी यानी कि NDA ये खड़गवासला में, वायुसेना एकेडमी हैदराबाद में, और भारतीय मिलिट्री सैनिक एकेडमी देहरादून में, तथा इंडियन नेवल एकेडमी कोचीन में है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कह रहा है नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है। नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी का कोचीन, और पूर्वी का विशाखापत्तनम, तथा पश्चिमी का मुंबई। ठीक है, और उत्तर में जान ही रहे हैं कि केवल पहाड़ ही पहाड़ है भारत के, पूरा नेपाल बॉर्डर से और उधर जम्मू कश्मीर और इधर क्या बोलते हैं, इधर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक पूरा पहाड़ ही लगा हुआ है। उत्तर में समुद्री मार्ग है ही नहीं, इसीलिए ये 3 सेना है, दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल RD कटारी थे, ये 1958 में। अगला कह रहा है कि भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, जो 7 कमांड में बांटा है। ठीक है, भारतीय वायुसेना 7 कमांड में बांटा है। 8 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1932 को। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि वायुसेना का प्रमुख वायुसेनाध्यक्ष होता है, वायुसेना का प्रमुख, और प्रथम एयर चीफ एडमिरल थॉमस M हर्स्ट था। ठीक है, अगला कह रहा है कि वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी ये 1954 में थे। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा है कि वायुसेना का ध्येय वाक्य, जैसे कोई भी वाक्य होता है अपना, ठीक है, जैसे कि NCC का है एकता और अनुशासन, उसके नीचे ये भी पढ़ाया जाता है एक गोली एक दुश्मन। ठीक उसी तरह से NCC का है एकता और अनुशासन, इसी तरह से वायुसेना का ध्येय वाक्य है नभम स्पृशम दीप्तम, तथा नौसेना का स नो वरुण है। ठीक है, तो ये वायुसेना का और ये नौसेना का। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दोस्तों परमवीर चक्र है, जिसके प्रथम विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे। ये नवंबर 1947 में इनको मिला था। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, पहले ही मैंने बताया आपको। अगला कह रहा है कि थल सेना का प्रथम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जल सेना का प्रथम एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, तथा वायु सेना का प्रथम प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का, ठीक है, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। यानी कि तीनों सेनाओं का प्रथम रैंक किसके किसके बराबर होगा, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि थल सेना दिवस ये 15 जनवरी को, नौ सेना दिवस 4 दिसंबर को, तथा वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछ भी सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा है कि भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम INS साल्की था। ठीक है, INS साल्की। अगला कह रहा है कि स्वदेशी डिजाइन एवं
स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 ईस्वी में प्रक्षेपित पृथ्वी है। ये एक मिसाइल है, ठीक है, पृथ्वी, जो 1988 में बनी थी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत का प्रथम टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र ये नाग है और प्रथम विमानवाहक पोत INS विक्रांत है, ठीक है। अगला कह रहा है कि भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत INS नीलगिरी था, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है कि भारतीय वायुसेना का प्रथम यानी कि पहला रॉयल इंडियन एयरफोर्स तथा नौसेना का सबसे पहला नाम रॉयल इंडिया मेरिन था, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों भारतीय बैंकिंग से संबंधित है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना दोस्तों 1770 में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक है। ये 1881 में इसकी स्थापना हुई थी। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 ईस्वी में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है। ये पूर्ण रूप से भारतीय है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना RBI एक्ट 1934 की अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हुई, ठीक है। RBI की स्थापना 1934 में, ठीक है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का। आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक, इसका मुख्यालय मुंबई में है, का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। इसकी स्थापना हुआ था 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक ये भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, ठीक है। ये बैंक का वित्तीय वर्ष है, ये रिजर्व बैंक का, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ, प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर KG उदेसी हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। इंपीरियल बैंक की स्थापना ये पूछता है कि कब की गई थी, तो ये 1921 में, ठीक है। अगला कह रहा है कि 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इंपीरियल बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, जिसकी अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने किया था, ठीक है। यानी कि इंपीरियल बैंक का ही नाम बदलकर क्या रखा गया, भारतीय स्टेट बैंक। कब, तो 1 जुलाई 1955 को, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक SBI है। ये 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों यानी कि कुल जमाएं 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। 14 बड़े बैंकों का, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। आगे देखते हैं। कह रहा है कि 15 अप्रैल 1980 दूसरी बार अन्य 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। ये कुल जमाएं 200 करोड़ रुपए थी। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संस्तुति हजारी समिति ने की थी, ठीक है। अगला कह रहा है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय LK झा RBI गवर्नर थे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय LK झा RBI के गवर्नर थे।
आगे देखते हैं। कह रहा है कि वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। ठीक है। और देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया, यानी कि देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 2 अप्रैल 1994 को स्थापित यूटीआई बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक किया गया है। ठीक है, यानी किया गया। अगला कह रहा है कि देश में सर्वाधिक शाखाएं एसबीआई की है, और जाहिर सी बात है भी, इसीलिए वहाँ के कर्मचारी भाव भी खाते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं ब्रिटेन यानी यूके में है। ठीक है, भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं। अगला कह रहा है कि विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं एसबीआई की है। काफ़ी मजबूत बैंक है और भरोसेमंद भी है। कह रहा है कि देश का प्रथम महिला बैंक, ये भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी, जिसका विलय 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में हो गया। यानी कि पहले ये बैंक महिलाओं के लिए अलग था, बाद में 1 अप्रैल 2017 को ये स्टेट बैंक में मिला लिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति गोईपोरिया समिति है। अगला कह रहा है कि पहला म्यूचुअल फंड US 64 है, पहला म्यूचुअल फंड। आगे देखते हैं दोस्तों। ये भारत में संचार व्यवस्था यानी कि रेडियो, टीवी, आकाशवाणी और बीएसएनएल इस सब पे होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये भी। कह रहा है कि रेडियो का प्रथम प्रसारण कब हुआ था, तो ये 1927 ईस्वी में आरंभ हुआ। अगला कह रहा है कि भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में हुआ और बाद में सन 1957 में इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक डाक सेवा, ये संचार सेवा 1837 ईस्वी में प्रारंभ हुई। अगला कह रहा है कि पहला डाक टिकट कराची यानी कि पाकिस्तान में 1852 में जारी हुआ, जबकि पहली अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 में जारी हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि डाक विभाग की स्थापना कब हुआ, तो ये 1854 ईस्वी में। अगला कह रहा है कि मनी ऑर्डर सेवा की आरंभ कब हुई थी, तो ये 1880 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। और भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा यानी कि जहाज़ों से ये डाक कब जाने लगा, तो ये 18 फरवरी 1911 को प्रयागराज से नैनी तक हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं दोस्तों कि भारत में डाक जोनों की संख्या 8 है। ठीक है, 8 है, ये जोन है इसका। और इसका पिन कोड 15 अगस्त 1972 को प्रारंभ हुआ या हुई। पिन कोड जो होता है ना, हम लोग का है यहाँ पे 8211 और 0, और नहीं बताएंगे, ये थोड़ा सा प्राइवेट हो जाता है। ठीक है, इतना से तो पकड़ लीजिएगा, जिला तक तो पहुँच ही जाइएगा इतना से, 8211 0। ठीक है, अगला कह रहा है कि स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 ईस्वी में हुई थी, स्पीड पोस्ट की। ठीक है, अगला कह रहा है कि डाक जीवन बीमा का प्रारंभ कब हुआ था, तो ये 1854 ईस्वी में डाक जीवन बीमा का। अगला देखते हैं। कह रहा है कि रेल डाक सेवा 1863 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। और भारत में प्रथम डाकघर 1774 ईस्वी में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन यानी कि तार सेवा 1851 में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुआ था। ठीक है, अगला कह रहा है टेलीफोन सेवा का प्रारंभ 1881-82 में कोलकाता में हुई थी। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है कि दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिका, ठीक है, उद्घोषिका
प्रतिमा पूरी थी, दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिका। ठीक है। आगे कह रहा है कि प्रसार भारती का गठन ये 1997 ईस्वी में हुआ। अगला कह रहा है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट कोलकाता से 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ, जिसके संस्थापक J.A. हिक्की थे, यानी कि जेम्स हिक्की। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था, जिसके संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। ठीक है। अगला कह रहा है कि 18 मई 1988 से राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ। राष्ट्रीय चैनल कब शुरू हुआ? तो 18 मई 1988 से। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में टेलीविज़न यानी कि दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 से दिल्ली में की गई। ठीक है। अगला कह रहा है कि 1982 से दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ हुआ। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि डायरेक्ट टू होम यानी कि DTH सेवा की शुरुआत 16 दिसंबर 2004 को शुरू हुआ DTH। उसके बाद कह रहा है कि भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL का प्रारंभ 1 अक्टूबर 2000 को हुआ। 1 अक्टूबर 2000 को BSNL की स्थापना। अगला कह रहा है कि MTNL की स्थापना अप्रैल 1986 में हुई थी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 में हुई थी और सेलुलर फ़ोन सेवा ये 1995 में आरंभ हुई। अगला कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम STD सेवा का प्रारंभ 26 नवंबर 1960 को कानपुर तथा लखनऊ के मध्य हुई थी STD। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा पूरे देश में 20 जनवरी 2011 से उपलब्ध हो गई। ठीक है। जिसे प्रथम चरण हरियाणा में शुरू की गई। अगला कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि PTI की स्थापना यहाँ पे 27 अगस्त 1947 को हुई थी। आगे देखते हैं। आगे भारत के में उद्योग के बारे में जानते हैं दोस्तों। भारत में उद्योग की ये स्थापना और ये कहाँ पर है। ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट विषय है उद्योग से। कह रहा है कि देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में कुल्टी पश्चिम बंगाल में बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना, ठीक है, टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा साकची झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में किया गया। ठीक है। ये पूछता रहता है क्वेश्चन ये कि लौह इस्पात कारखाना यानी टिस्को की स्थापना किसने किया था? तो जमशेद जी टाटा ने। कहाँ है? तो झारखंड में और ये स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसने की? 1955 में हुआ था। में तत्कालिक मध्य प्रदेश में भिलाई, ठीक है, मध्य प्रदेश में भिलाई, दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में, और पूर्व सोवियत संघ रूस की सहायता से की गई थी। ठीक है। यानी कि ये जो है भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो थी 1955 में हुआ था और पूर्व सोवियत संघ की सहायता से। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि राउरकेला, ठीक है, राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड यानी कि राउरकेला उड़ीसा में है की स्थापना 1959 ईस्वी में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई। ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड ये दुर्गपुर पश्चिम बंगाल की स्थापना 1956 ईस्वी में ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। आगे देखते हैं।
आगे कह रहा है कि भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल 1956 से 61 में हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये दोस्तों अभी तो पार्ट बाय पार्ट चल रहा है, आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा यानी कि वीडियो का नंबर बढ़ेगा वैसे आप लोगों को मिक्सअप क्वेश्चन मिलेगा और काफ़ी मज़ा भी आएगा पढ़ने में और हमें बताने में। ठीक है, तो अभी तो केवल पार्ट बाय पार्ट यानी कि एक चैप्टर बाय चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। कह रहा है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में तत्कालीन बिहार अब झारखंड है के बोकारो में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप पोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। अगला कह रहा है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 में की गई थी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में 1904 ईस्वी में लगाया गया जो असफल रहा। ठीक है, अगला कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी ये झारखंड में 1951 ईस्वी में शुरू हुआ था। ये पूछता रहता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि सब भारत का सबसे पुराना उर्वरक कारखाना कौन सा है, तो ये सिंदरी और इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि नेपा नगर दोस्तों ये अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अखबारी कागज़ के लिए। अगला कह रहा है कि भारत में पहला तेल शोधक कारखाना ये असम का डिगबोई में और ये 1901 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत का सबसे प्राचीन व बड़ा उद्योग कौन सा है, तो ये सूती वस्त्र यानी कि कपड़ा उद्योग है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में जूट का पहला कारखाना 1855 में कोलकाता में सिरसा में स्थापित किया गया। ठीक है, सिरसा में। अगला कह रहा है कि कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। ठीक है, वाइट गोल्ड। अगला कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय जो है ढाका में है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का ये मुख्यालय ढाका में है। जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। ठीक है, सोने का रेशा जूट को। अगला देखते हैं। कह रहा है कि मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर तथा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतना में कम से कम आपको 2 और 2 4 क्वेश्चन ऐड किया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई। ठीक है, अगला कह रहा है कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई। ठीक है, आगे कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ है, तो ये सिंदरी में है, आसाम में। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है यानी कि कांच की चूड़ियाँ के लिए अक्सर होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन देता है कि कांच की चूड़ियाँ के सबसे फेवरेट मतलब की जगह कौन सा है, तो ये फिरोजाबाद। ठीक है, कांच के लिए। आगे देखते हैं। फिल्म जगत से काफ़ी मज़ा आएगा इसमें। ठीक है, कह रहा है कि प्रथम भारतीय फिल्म ये मूक फिल्म, तो ये 1913 में बनी थी, राजा हरिश्चंद्र थी। ठीक है, और प्रथम बोलती फिल्म दोस्तों आलम आरा 1931 में बनी थी, जिसकी अभिनेत्री जेबुदा, ठीक है, जुबेदा बेगम तथा निर्माता आरदेशीर ईरानी थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 में वाटसन होटल मुंबई में हुआ था। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां थी। पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां थी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि प्रथम भारतीय फिल्म अब निर्मात्री महिला, तो ये फातिमा बेगम। तुलबुल ए
परिस्तान 1926 थी। ठीक है। अगला कार्य है कि स्वर्ण जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म तुकाराम तथा रजत जयंती मनाने वाली फिल्म कपाल कुंडला थी। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि पहली सिनेमा स्कोप फिल्म 1959 में बनी गुरुदत्त की कागज के फूल थी। ठीक है, कागज के फूल। अगला कह रहा है कि 70 mm में बनी पहली भारतीय फिल्म शोले है, और शोले अपने ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति न हो अब तक के हिंदुस्तान में कि शोले अपनी ज़िंदगी में फिल्म ना देखा हो। कम से कम 90% तो हो गए हैं जो शोले, आज भी बच्चे शोले का अगर नाम सुनते हैं तो उनकी चेष्टा होती है कि शोले कैसी फिल्म थी, एक बार देखने की उनकी तमन्ना होती है, और काफ़ी अच्छी फिल्म है। ठीक है, धर्मेंद्र जी की और अमिताभ बच्चन की। अगला कह रहा है कि यहाँ से देखते हैं। अगला कह रहा है कि विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म तकनीशियन दादा साहब फाल्के थे, और इन्हीं के नाम पे दोस्तों फिल्म में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है। अगला कह रहा है कि श्री धुंतीराज गोविंद फाल्के, दादा साहब फाल्के इनका नाम था, को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि 1922 में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने लगाया जो 12.5% था, यानी कि मनोरंजन कर यानी कि फिल्मों पर ही। अगला कह रहा है कि प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 24 जनवरी 1952 में मुंबई में हुआ था। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति सत्यजीत रे 1992 में थे। भारत रत्न से फिल्म जगत के पहले कलाकार थे, यानी कि प्रथम व्यक्ति थे। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म ये मिर्जा गालिब 1954 में बनी थी। ठीक है, ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित। आगे देखते हैं। कह रहा है कि गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम रामचंद्र द्विवेदी यानी कि प्रदीप था। अगला कह रहा है कि फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक का गौरव फिरोज शाह मिस्त्री को प्राप्त है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त, ठीक है, वास्तविक नाम फातिमा ए रशीदा थी, राज्यसभा के लिए चुनी गई सदस्य थी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 से सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला कह रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला देविका रानी यानी कि रोरिक, देविका रानी रोरिक 1969 ईस्वी में, तथा प्रथम गीतकार मजरूह सुल्तान थे। ठीक है, सुल्तानपुरी थे। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि फिल्म जगत में सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत 1929 में हुई, यानी कि जैसे होता है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान ये भारत रत्न है, उसी तरह से फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर है। ठीक है। अगला कह रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय फिल्म भानु अथैया फिल्म गांधी थी। ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि फिल्म टाइटैनिक ने वर्ष 1997 में 11 ऑस्कर पुरस्कार जीता था। कमाल की बात है, और टाइटैनिक अपने आप में एक फिल्म बहुत अच्छी भी है। अगला कह रहा है कि टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निर्देशक श्याम बेनेगल थे। ठीक है, भारत एक खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार 1982 में विजेता फिल्म गांधी थी, जिसके निर्देशक रिचर्ड एटनबरो थे, तथा गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी। दोस्तों, ये बेन किंग्सले का क्वेश्चन जो होता है गांधी की भूमिका वाला, ये हमेशा पूछता रहता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। आगे देखते हैं। दोस्तों, आगे देखते हैं भारत में शिक्षा का विकास ये कैसे हुआ, और ये बिहार में काफ़ी नीचे गिरा हुआ है। ठीक है। कह रहा है कि देश के प्रथम शिक्षा मंत्री तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे।
ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय गीत नीति की घोषणा इंदिरा गांधी सरकार ने 1968 ईस्वी में की थी। ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय नीति शिक्षा पर। अगला कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारी आयोग के रिपोर्ट 1964 से 66 पर आधारित थी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि दूसरी शिक्षा नीति की घोषणा राजीव गांधी 1986 में की और 1992 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने इसमें संशोधन किया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत दोस्तों 1987-88 में किया गया था और ये शिक्षा से ही संबंधित था। आगे देखते हैं। कह रहा है कि 34 वर्षों के बाद तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 यानी कि 5-3-3-4 शैक्षिक मॉडल पाठ्यक्रम प्रणाली पर आधारित है। 5+3+3+4। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि तीसरी नीति के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति के रिपोर्ट पर आधारित है। ठीक है, आगे कह रहा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया है, जिसके प्रथम शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बने। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने 1835 ईस्वी में किया था। अगला कह रहा है कि 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि शिक्षा में सुधार हेतु हंटर आयोग का गठन 1882 ईस्वी में व सैंडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में हुआ। अगला कह रहा है भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांड 1792 ईस्वी को माना जाता है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था, 1902 में, और बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था, ये लॉर्ड कर्जन के ही द्वारा। ठीक है, अगला कह रहा है कि देश का प्रथम खुला विश्वविद्यालय डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय हैदराबाद की स्थापना 26 अगस्त 1982 को हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा है इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय IGNU, ठीक है, की स्थापना 20 सितंबर 1985 को हुई थी। अगला कह रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि NCERT की स्थापना 1961 ईस्वी को हुई थी और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 ईस्वी को हुई थी और विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 ईस्वी को की थी। ठीक है, 1921 ईस्वी में। और देश का पहला IIT संस्थान IIT खड़गपुर की, ठीक है, स्थापना 1951 में तथा प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना 1847 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में किया था और भारत में शिक्षा का मौलिक अधिकार 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। ठीक है, शिक्षा का मौलिक अधिकार 1 अप्रैल 2010 को। आगे देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 14 नवंबर को, और कोलकाता, मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों 1857 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे नोबेल पुरस्कार से संबंधित है, यानी नोबेल पुरस्कार और महत्वपूर्ण तथ्य। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के
पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता है। ये इसकी स्थापना दोस्तों 1833 से 1896 के बीच, ठीक है, यानी कि इनका जन्म और मृत्यु। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अल्फ्रेड ने 1867 में डायनामाइट का खोज, ठीक है, खोजा यानी कि खोज किया, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट को खोजा। अगला कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में का वितरण प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में तथा ओस्लो नॉर्वे में होता है, ठीक है। ये नॉर्वे द्वारा दिया जाता है वहीं से। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कि भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान तथा चिकित्सा और साहित्य, शांति एवं अर्थशास्त्र में दिया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश बैंक स्वेरिजेस रिस्क बैंक द्वारा अपनी 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 1967 में आरंभ किया गया और 1969 में पहली बार रांगर फ्रिंस यानी कि नॉर्वे एवं जैन टीन बर्जेन, ठीक है, हॉलैंड को प्रदान किया गया। अगला कह रहा है कि अमर्त्य सेन को, ठीक है, अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र यानी कि कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। अगला कह रहा है कि बैंक ऑफ स्वीडिश यानी कि अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद स्टोर्टिंग शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि कारोलिंस्का चिरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट यानी कि स्वीडन शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत को पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर पहले एशियाई को गीतांजलि के लिए दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, जिन्हें 1979 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर अब्दुल कलाम थे। अगला कह रहा है कि विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन 1930 में थे, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार 2019 के तहत 9.0 बिलियन स्वीडिश क्रोनस यानी कि भारत का 7.11 करोड़ दी गई, ठीक है। नोबेल पुरस्कार का ये सम्मान राशि है। अगला कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, यानी कि किसी भी देश को, किसी भी व्यक्ति को। आगे देखते हैं। कह रहा है कि नोबेल पाने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज हेतु मिला था, ठीक है, मैडम क्यूरी को। अगला कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार से किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि 3 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकते हैं एक ही क्षेत्र से। आइए देखते हैं। अगला कह रहा है कि अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है।
अगला कह रहा है कि 1974 में नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, ये 17 वर्ष की है, जिसे 2014 का शांति का नोबेल मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये नरेगा और मनरेगा के बारे में, इससे भी क्वेश्चन आते रहता है। कह रहा है कि नरेगा, ठीक है, यानी कि NREGA का पूर्ण रूप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट एक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को 7 सितंबर 2005 को अधिनियमित किया गया, जो ग्रामीण परिवार को हर साल न्यूनतम मजदूरी पर न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने का अधिकार देता है। ठीक है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 33% होगी। आगे कह रहा है कि इसका शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को PM मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बदलापल्ली गांव से हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि इनमें 15 दिनों के अंदर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। अगला कह रहा है कि इस योजना के अंतर्गत निवास स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार देने का प्रावधान है। इससे अधिक दूर होने पर 10% अतिरिक्त, ठीक है, मजदूरी मिलेगी। आगे कह रहा है कि इस योजना के तहत कार्य की अवधि 7 घंटे तथा सप्ताह में 6 दिन की काम करना शामिल है, यानी कि प्रत्येक दिन आप 7 घंटे काम कर सकते हैं और सप्ताह में 6 दिन। आगे कह रहा है कि इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आगे कह रहा है कि इस योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहयोग दी जाती है। ये केंद्र और राज्य, यानी कि केंद्र देगा 90 रुपये तो राज्य देगा 10 रुपये, इस तरह से इसका अनुपात वित्तीय सहयोग है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित कर मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया है। ठीक है, मनरेगा के नीति निर्माता जीन ड्रेज हैं। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि प्रथम चरण 2006-07 में इस योजना के अंतर्गत देश के 27 राज्यों के 200 जिले तथा द्वितीय चरण 2007-08 में देश के 130 जिले शामिल किए गए थे। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों, आगे कह रहा है कि तीसरा चरण 2008 से अब तक में अप्रैल 2008 को देश के शेष 274 जिले शामिल किए गए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, आगे कह रहा है कि 1 अप्रैल 2008 से यह पूरे भारत में लागू है, यानी कि 1 अप्रैल 2008 से ये पूरे भारत में लागू हो गया। अगला कह रहा है कि वर्ष 2008 में इस योजना के तहत सभी ग्राम रोजगार योजना का विलय कर दिया गया। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर राशि व्यय का अनुपात, ठीक है, मजदूरी एवं राशि व्यय सामग्री, ठीक है, मजदूरी 60 और राशि व्यय ये 40 है, सामग्री व्यय। अगला कह रहा है कि मनरेगा का गठन मिहिर शाह कमेटी द्वारा हुआ है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 2015 में विश्व बैंक ने मनरेगा को सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम कहा है। आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि मनरेगा की कार्यात्मक इकाई ग्राम पंचायत तथा लाभ प्राप्तकर्ता परिवार है।
अगला कह रहा है कि मनरेगा दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मनरेगा के तहत दिव्यांगों को रोजगार देने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। अगला कह रहा है कि मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड की वैधता 5 सालों के लिए होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये दोस्तों रेलवे स्पीडी समाप्त होता है, जिसका एडिशन दोस्तों 1992 से 2025 तक के अंदर का था, और ये बाकी संशोधन 2025 के बाद होगा, तो उसका वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों आपका आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगर चैनल पे नए नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन दिख रहा होगा दोस्तों, आप लोग वीडियो को हाइप कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। और बाकी इस चैनल पे सेट प्रैक्टिस तो आएगा ही आएगा दोस्तों। SSC GD का सेट प्रैक्टिस आएगा, उसके बाद DLED का आएगा, और यहाँ पे दरोगा का भी 1-2 दिन में वो भी चालू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज का वीडियो अब समाप्त करते हैं, मिलते हैं कोई नए वीडियो में, कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।